हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग साल्ट की पीएच के बारे में समझेंगे। आपने पढ़ा है ना कि साल्ट एसिड और बेस से बनते हैं, है ना। कैसे बनते हैं साल्ट? एसिड प्लस बेस ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अभी आपका ये सोचना होगा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का पीएच क्या होना चाहिए, बताइए। एसिड प्लस बेस, तो साल्ट का पीएच क्या होना चाहिए? तुरंत आपका दिमाग दौड़ेगा और आप क्या बताएंगे कि एसिड और बेस ने रिएक्शन किया तो एसिड ने बेस को और बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी साल्ट का पीएच क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल पीएच मतलब 7 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जानेंगे कि साल्ट का पीएच क्या होना चाहिए। साल्ट का पीएच डिपेंड करता है कि उसको किस एसिड और किस बेस ने बनाया है, उससे उसका पीएच निर्धारित होता है। अगर कोई साल्ट है, देखो यहाँ साल्ट कैसे बना? एसिड ने रिएक्शन किया, बेस ने रिएक्शन किया, तब साल्ट बना। और साल्ट का पीएच कितना होगा ये डिपेंड करता है कैसे एसिड से बना। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो पीएच क्या होना चाहिए? फिर उस समय पीएच 7 होना चाहिए। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, बेस वीक है, तो क्या होना चाहिए? एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो भारी कौन पड़ा? एसिड पड़ा, क्योंकि बेस वीक है। यानी साल्ट का पीएच कैसा होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, ठीक। और अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों ही वीक हैं, एसिड भी वीक हो गया, बेस भी वीक हो गया, तो क्या होगा? उस साल्ट का पीएच कैसा होगा? 7, यानी न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो साल्ट का पीएच कैसा होगा? 7 से ज़्यादा होगा, यानी बेसिक होगा। तो यही चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये हम कैसे निकालेंगे कि साल्ट बना, मतलब कैसे, कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा, ये भी हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये टेबल हम भरेंगे, इसमें साल्ट का नाम और उसका पीएच क्या है, क्या हो सकता है, प्रोबेबल पीएच क्या होगा। इसमें हम एग्जैक्ट पीएच नहीं भरेंगे, बस इतना भरेंगे कि ये जो साल्ट है वो कैसा साल्ट है। अगर उसका पीएच 7 से कम हुआ तो हम कहेंगे साल्ट कैसा है? एसिडिक साल्ट है। अगर हम कहेंगे पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए तो वो कैसा साल्ट होगा? बेसिक साल्ट होगा। अगर पीएच 7 होना चाहिए तो वो साल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। तो साल्ट भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से वो बने हैं, उस बात पर ये डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये डिस्कशन करने के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि साल्ट का पीएच क्या हो सकता है और उसका जो कंपोज करने वाला, यानी साल्ट को बनाने वाला जो एसिड है या बेस है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं। और साल्ट का पीएच क्या होगा? अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो साल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच होगा 7 प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है पर बेस कैसा है? वीक है, तो जो साल्ट बनेगा उस साल्ट का पीएच कैसा होगा? एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, यानी बेस कमजोर है, तो हावी कौन रहेगा? एसिडिक करेक्टर हावी रहेगा। एसिडिक करेक्टर हावी रहेगा तो जो साल्ट कैसा होगा? उसका पीएच कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि एसिड हावी हो रहा है ना। तो साल्ट का पीएच कितना होगा? पीएच विल बी लेस देन 7। अगर हम ये कहें कि एसिड वीक है, यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो साल्ट बनेगा। यहाँ भी
लेकिन अभी भारी कौन पड़ेगा? वीक बेस है और वीक एसिड है, दोनों ही कमजोर हैं, यानी फिर से दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, यानी साल्ट कैसा होगा? यहाँ पे इस साल्ट का भी pH 7 होगा, है ना, साल्ट प्लस वाटर ये बनेगा। अगर हम कहें यह स्ट्रॉन्ग एसिड वाला हो गया कि वीक एसिड है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बनेगा वो भी साल्ट ही बनेगा, तो वो साल्ट का pH क्या होगा? उसका pH होगा ग्रेटर देन 7, यानी 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ भी साल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अब हम कुछ साल्ट के एनालिसिस करते हैं और यहाँ निकालते हैं कि उन साल्ट को बनाने वाले एसिड कौन से होंगे और बेस कौन से होंगे और उनका pH क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली ये डिटरमिन करेंगे कि जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, जो हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.14 जो आपकी बुक में दी गई है उसको करेंगे, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट को चेक करना है और उनका pH निकालना है कि pH क्या है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। तो पहले हम थ्योरेटिकली ये निकालते हैं कि इनका pH क्या होना चाहिए, इनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, मतलब किस एसिड और किस बेस से ये बने होने चाहिए। तो यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है। pH एग्जैक्ट नहीं पूछी जा सकती, लेकिन ऐसे आ सकता है कि ये साल्ट है, इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले एसिड या बेस कौन से हो सकते हैं, या ये साल्ट की pH क्या हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनते हैं, दक्षिणा टाइप के भी और पीसा में भी जो क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वो भी यहाँ से बन करके आपसे पूछे जा सकते हैं। और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी इस पूरे इलाके से आपसे बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग साल्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लेते हैं हम लोग साल्ट लेते हैं NaCl, ठीक। NaCl साल्ट बना होगा किससे? इसको जो साल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा और समझाते हैं। कोई भी साल्ट है, सपोज हम यही ले लेते हैं NaCl, ठीक। तो साल्ट किससे बना है? ये NaCl बना है Na प्लस से और Cl माइनस से, यानी इसमें जो भी साल्ट है उसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन का पार्ट कहाँ से आता है? कैटायन पार्ट कम्स फ्रॉम बेस, और एनायन का पार्ट कहाँ से आता है? ये कम्स फ्रॉम एसिड, ये एसिड से आता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि साल्ट की pH क्या होगी, न्यूट्रल होगा या ये होगा, तो डिपेंड करता है। अगर ये जो इसका एनायन पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा तो वो ताकतवर होगा, अगर इसका ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा तो इन दोनों की क्षमता एक जैसी होगी। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उसका pH कितना हो जाएगा? 7 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो Na प्लस कैटायन पार्ट है वो किस बेस से आया हो सकता है, लगाइए दिमाग। सोडियम का बेस, सोडियम का बेस कौन सा होगा? सोडियम में OH आयन मिला दो तो बेस बनता है ना, तो सोडियम किस पार्ट से आया होगा? मतलब कि इसका NaCl का जो कैटायन पार्ट मिल रहा है ये कहाँ से आया होगा, किस बेस से आया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, यानी ये कम्स फ्रॉम किस बेस से आया होगा? NaOH से आया होगा। तो ये Cl माइनस किस एसिड से आया होगा? सोचो, Cl माइनस वाला एसिड लैब में आपने कोई देखा है या पढ़ा है या सुना है? जिसमें Cl माइनस आयन हो वो वाला एसिड कौन सा है? HCl है। वेरी गुड, तो ये HCl से आया होगा। यानी जो NaCl साल्ट है वो, अब देखिए NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? NaOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब pH क्या होना चाहिए? इसका pH होना चाहिए इसका 7। और बेस यूज, इसको बनाने में बेस कौन सा यूज हुआ? NaOH।
और एसिड कौन सा यूज हुआ इसको बनाने में, HCl। ठीक, इस तरह से हमको ये टेबल कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास साल्ट है बनाने के लिए, KNO3, देन नंबर 3 है AlCl3, देन नंबर 4 है ZnSO4, देन 5 है NH4Cl, देन 6 है CuSO4, देन 7 है CH3COONa, देन 8 है Na2CO3, एंड देन 9 है NaHCO3। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। चलिए देखते हैं कौन से कैटायन, दूसरा साल्ट लेते हैं, कौन सा है आपका, KNO3 है। तो क्या बात आपने समझी कि साल्ट का जो कैटायन पार्ट है वो आता है बेस से, और जो एनायन पार्ट है यानी नेगेटिव पार्ट है वो आता है एसिड से। ठीक है, दूसरा है KNO3। अब KNO3 साल्ट का कॉम्बिनेशन में कौन कौन से आयन है, एक है K+ आयन और दूसरा है NO3- आयन। K+ आयन कहाँ से आया होगा, कैटायन है तो कैटायन कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। कौन सा बेस होगा यहाँ पे, ये आया होगा KOH से। और नाइट्रेट आयन कहाँ से आया होगा, किस एसिड से आया होगा। तो लैब में नाइट्रेट आयन वाला कोई एसिड पढ़ा है आपने, NO3- आयन हो जिसमें, पढ़ा है ना। कौन सी शीशी आपने देखी रखी हुई लैब में जिसमें NO3- आयन हो, हाँ किस नंबर पे रखी है, नाइट्रेट, हाँ ठीक है। तो NO3- ये किससे मिला हमें, नाइट्रिक एसिड से, HNO3। अब इसमें देखिए KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, K+ स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, ये NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो इसका pH क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और इसका बेस हो गया KOH और एसिड हो गया क्या, HNO3। तो K+ आयन आया बच्चों KOH से यानी स्ट्रॉन्ग बेस से, और NO3- आया HNO3 से यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी KOH हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड मानी HNO3 हो गया। और इसका pH क्या हो गया, 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग pH दोनों एक दूसरे के बराबर, दोनों की पावर है, दोनों की शक्ति एक दूसरे के बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट। देन चलते हैं AlCl3। तो AlCl3 के बारे में देखते हैं क्या होगा। AlCl3 इसके दो पार्ट कौन कौन से हो गए, कैटायन कौन सा हुआ इसमें, Al3+, और एनायन कौन सा हुआ, Cl-, Al3+। यानी कैटायन पार्ट कहाँ से आया होगा, कैटायन पार्ट किसी बेस से आया होगा। कौन सा बेस होगा, एल्यूमिनियम का बेस मतलब OH- आयन इसमें जोड़ दो, यानी क्या हुआ, एल्यूमिनियम का बेस कौन सा हुआ, AlOH होल थ्राइस। इसका एसिड कौन सा हुआ, Cl- आयन का एसिड, हाँ सही है HCl। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा है, वीक बेस है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेंगे तो भारी कौन पड़ेगा, यानी pH सॉल्यूशन में pH में किसका बोलबाला रहेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो एसिड का बोलबाला रहेगा। यानी साल्ट की pH क्या होनी चाहिए, लेस देन 7 होनी चाहिए, यानी लेस देन 7। ठीक, तो ये आया किससे, AlOH होल थ्राइस से आया, और ये एसिड कौन सा है, HCl। ठीक, अब चलिए देन ZnSO4। में कौन से दो आयन है, एक Zn2+ आयन है और एक सल्फेट 2- आयन। Zn2+ आयन कहाँ से आया होगा,
यानी कैटायन है, कैटायन कहाँ से आया होगा, बेस से आया होगा। बेस मतलब कौन सा हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक। सल्फेट कहाँ से आया होगा, एसिड से, यानी नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन हमेशा एसिड से आता है साल्ट का, तो साल्ट का नेगेटिव आयन एसिड से आता है, तो SO4 2- वाला एसिड कौन सा हुआ, H2SO4। अब H2SO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिंक हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन हुआ तो पीएच कैसा होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन में किसका बोलबाला होना चाहिए, एसिड का बोलबाला होना चाहिए या बेस का। बेस बेचारा कमजोर है, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच कितनी होनी चाहिए, लेस देन 7 होनी चाहिए। और ये बनेगा किससे, जिंक हाइड्रोक्साइड बेस से आया होगा और एसिड कौन सा होगा, H2SO एसिड, ठीक। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH4 प्लस और Cl माइनस, इन यानी अमोनियम क्लोराइड के दो कैटायन हुए, एक कैटायन और एक एनायन। NH4 प्लस कैटायन हुआ, Cl माइनस एनायन हुआ। कैटायन पार्ट कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। बेस कौन सा हुआ, NH4OH। एनायन पार्ट कहाँ से आएगा, HCl, एसिड से आएगा, यानी Cl माइनस कहाँ से आया, एसिड से आया, यानी HCl। तो ये कैसा है, NH4OH वीक बेस है और HCl ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें दोनों में से किसका बोलबाला होगा, HCl का बोलबाला होगा, यानी H प्लस आयन का बोलबाला होगा, यानी इसका जो pH होगा NH4Cl का वो भी होगा लेस देन 7। ये आया कहाँ से, NH4OH से और HCl एसिड और NH4OH बेस। अब चलिए कॉपर सल्फेट को देखते हैं। कॉपर सल्फेट में एनायन और कैटायन अलग अलग करते हैं, तो कॉपर कैटायन है और SO4 2- एनायन है। कॉपर कैटायन कहाँ से आया होगा, बेस से आया होगा। कौन सा बेस, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस से आया। और सल्फेट आयन कहाँ से आया, किसी एसिड से आया। एसिड सल्फेट आयन वाला एसिड कौन सा है, H2SO4। देखो बच्चों, लैब में आपके तीन चार एसिड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। HCl में Cl माइनस आयन है, H2SO4 उसमें सल्फेट आयन है, और तुम्हारा SNO3 उसमें नाइट्रेट आयन है, और तुम्हारा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड उसमें CO3 माइनस आयन है और HCO3 माइनस आयन है, और तुम्हारा है एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन है। इतना ही सा आपको याद रखना है। एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन मिलेगा, HCl से Cl माइनस मिलेगा, H2SO4 से SO4 मिलेगा, HNO3 से NO3 माइनस मिलेगा, और कार्बोनिक एसिड से यानी H2CO3 से हमें CO3 माइनस भी मिल जाएगा और HCO3 माइनस भी मिल जाएगा। इतने से गिने चुने एसिड हैं, तो आपको पता होने चाहिए एसिड किससे एसिड से आया। तो डोंट बी कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। HCl H2SO4 SNO3 और H2SO4 CH3 COOH, यही एसिड है, इन्हीं में से किसी में से आया होगा। तुरंत दिमाग लगा लो कि कौन सा एनायन है, कहाँ से आया होगा। कैटायन कहाँ से आया होगा, उसी के साथ OH और जोड़ दो, बस बेस हो गया। जो भी कैटायन निकला वो उसी के बेस से आया होगा, यानी वो कैटायन प्लस OH माइनस उस बेस से वो कैटायन आया होगा। तो यहाँ दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए कॉपर हाइड्रोक्साइड कहाँ का ये कैसा है आपका, और ये H2SO4 कैसा है। H2SO4 आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है आपका वीक बेस। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बोलबाला किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का बोलबाला होगा, यानी पीएच कितना होगा इसका, लेस देन 7 होगा। CuOH होल ट्वाइस बेस से बना और H2SO4 से बना। अब आते हैं CH3COONA यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इकलौता ऐसा साल्ट है जिसमें कैटायन पीछे और एनायन बाद में लिखा गया है।
सॉरी एनायन पहले और कैटायन बाद में लिखा गया है। बाकी सभी साल्ट अभी तक आप जो पढ़ रहे थे उसमें कैटायन पहले था, CH3COON है। तो जैसे सभी साल्ट में कैटायन पहले था, एनायन बाद में था, तो आप उसी के धोखे में इसको कैटायन मत मान लेना। ये याद रखना है एसीटेट में एनायन आगे लिखा जाता है, कैटायन पीछे लिखा जाता है। तो इसमें कैटायन क्या हुआ, कैटायन हुआ Na+ और एनायन क्या हुआ CH3COO-। कैटायन कहाँ से आएगा, बेस से आएगा, यानी कौन से बेस से आया होगा, ये NaOH बेस से आया होगा। और ये एसीटेट आयन कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया था आपको 4-5 ही एसिड है, HCl, H2SO4, HNO3, इनमें तो एसीटेट मिलेगा नहीं। H2CO3, इसमें भी एसीटेट नहीं मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा आपको, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड में आपको ये कहाँ से आया, CH3COOH एसिड से आया। तो Na2CO3 में क्या हो रहा है, कैटायन कौन सा है, Na+, एनायन कौन सा है, CO3 2-। कैटायन कहाँ से आएगा, सोडियम का बेस से आएगा। सोडियम का बेस कौन सा हुआ, NaOH। एनायन कहाँ से आएगा, किसी एसिड से आएगा। तो HCl में है नहीं, H2SO4 में है नहीं, HNO3 में है नहीं कार्बोनेट, CH3COOH में भी नहीं है, किसमें है, H2CO3 में है। यानी ये कहाँ से मिलेगा, H2CO3 से मिलेगा। यानी ये क्या हो गया, ये है आपका वीक एसिड और इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पीएच सॉल्यूशन में किसका बोलबाला होगा, बेस का। यानी पीएच कितने होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। बेस कौन सा है यहाँ, NaOH है, और एसिड कौन सा है यहाँ, H2CO3 है। अब ऐसे चलते हैं NaHCO3 के बारे में देखते हैं। NaHCO3 का कैटायन क्या है, Na+, एनायन क्या है, HCO3-। कैटायन कहाँ से आया होगा, किसी बेस से आया होगा। कौन से बेस से आया होगा, NaOH बेस से आया होगा। एनायन HCO3- कहाँ से आया होगा, किसी एसिड से आया होगा। किस एसिड से आया होगा, H2CO3- से। ये कैसा है, वीक एसिड है। और ये कैसा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, तो फिर पीएच में बोलबाला किसका होगा, NaOH का, यानी ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। और बेस कौन सा है, NaOH आया। और एसिड किस में से आया है, ये वीक एसिड यानी H2CO3 से ये एनायन पार्ट हमें मिला है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आपको ऐसे कोई भी साल्ट का नाम दे दिया जाए, आपको मैंने ये प्रैक्टिस इतनी करा दी, अब कोई भी साल्ट दिया जाए आप निकाल सकते हैं कि वो साल्ट किस एसिड से आया होगा या किस बेस से आया होगा और उसका पीएच क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। साल्ट को, ये जो साल्ट आपने पढ़े हैं इन सबकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे और पीएच निकाल करके देखेंगे कि थ्योरेटिकली आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है।